28 मई 2023 वो तारीख है जब दुनिया के सामने बड़े लोकतंत्र को लोकतंत्र का सबसे नया प्रतीक मिलने जा रहा है। और आज से ठीक 4 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को उसका नया संसद भवन समर्पित करेंगे। करीब 96 वर्ष के बाद आजाद भारत में बनाया गया पहला संसद भवन देश को मिलने जा रहा है। इससे पहले वर्ष 1927 में पुराना संसद भवन ब्रिटिश हुकूमत में बनाया गया था। वो एक तरह से उस इमारत को ब्रिटिश काल की पहचान के तौर पर भी देखा जाता रहा है। और नए संसद को तैयार होने में करीब 2 वर्ष 6 महीने लगे। दिसंबर 2020 में इस नए भवन का शिलान्यास किया गया और देश की इस नई ऐतिहासिक इमारत का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। और इस इमारत के उद्घाटन को लेकर ही तरह तरह के विवाद हो गए। हम विवाद के बारे में आपको बताएं, लेकिन उससे पहले ये निमंत्रण पत्र है, इसको भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उद्घाटन का कार्यक्रम होगा। लेकिन पहले बात हमने विवाद की। तो पहला विवाद यहां जो खड़ा हुआ वो ये कि नए संसद भवन का उद्घाटन किसे करना चाहिए। इस सवाल को लेकर विवाद गहराता गया। दूसरा विवाद यहां पर यह खड़ा हुआ कि उद्घाटन समारोह में आने को लेकर तमाम सियासी दलों ने राजनीति तेज कर दी। अब बायकॉट वाला वो गैंग भी तैयार हो गया है विपक्षी दल के तौर पर, और इसमें अब 19 विपक्षी दल ऐसे हो गए हैं जो इस समारोह में शामिल नहीं होने की बात कह रहे हैं। नए संसद भवन का उद्घाटन किसे करना चाहिए, इसको लेकर कई तरह की बातें कही गई। पहला नाम इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामने आया और दूसरा नाम इसमें देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी सामने आया। 10 दिसंबर 2020 को वो तस्वीर आपको याद ही होगी। ये वो तस्वीर फिर से हम आपकी यादों को ताजा करने के लिए दिखा रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नए संसद भवन का शिलान्यास करते हुए आपको नजर आते हैं। ये तस्वीर आपने देखी होगी। हम यहां ये आपको बताना चाहते हैं कि लोकतांत्रिक देश में उसकी पहचान से जुड़ी किसी इमारत का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री ने किया था। ये तस्वीर उस वक्त की है। और नए संसद भवन का कार्य जनवरी 2021 से शुरू हुआ था और निर्माण कार्य शुरू होने के कुछ महीने बाद अचानक एक दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए पहुंच गए थे। और ये तब की तस्वीर है जब निर्माण चल रहा था और निर्माण कार्य का जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाते हैं। रात के समय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तब निर्माण कार्य में लगे मजदूरों से भी बात की थी और ये भी एक अनोखी घटना थी। दरअसल किसी को अंदाजा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अचानक पूरे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का जायजा लेने पहुंच जाएंगे। और प्रधानमंत्री ऐसे ही रात को उस प्रोजेक्ट का जायजा लेने के लिए वहां पहुंच गए थे। इसी वर्ष मार्च में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे प्रोजेक्ट के काम को देखने पहुंचे थे। उनकी तस्वीरें भी हमने देखी थी और ये वो तस्वीरें हैं तब की जब प्रधानमंत्री उस वक्त इस कार्य का निर्माण कहां तक पहुंचा है उसे देखने के लिए वहां पर पहुंचे थे। जब से नए संसद भवन का शिलान्यास हुआ है तभी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके कामकाज पर नजर बनाए हुए हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि संसद भवन का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही होगा। और अब ये आधिकारिक रूप से भी तय है कि 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। और इस उद्घाटन समारोह में आने के लिए निमंत्रण पत्र भी छपवाए गए। ये है वो निमंत्रण पत्र जो हम आपको टीवी स्क्रीन पे भी दिखा रहे हैं। ये वो निमंत्रण पत्र है जो कई गणमान्य लोगों को भेजा गया है। इस निमंत्रण पत्र में लिखा गया है कि 28 मई 2023 को दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से संसद के नए भवन का लोकार्पण किया जाएगा। इस निमंत्रण पत्र में मेहमानों को कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए, जैसे कि इसमें लिखा गया है कि सुबह 11:30 बजे तक मेहमान अपना स्थान ग्रहण कर लें। निमंत्रण पत्र में भी जिसके नाम पर गया है केवल वही आ सकता है। और इसके अलावा निमंत्रण पत्र के साथ नए संसद भवन तक आने का रास्ता भी समझाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े दिशा निर्देश भी इसमें लिखे गए। ये निमंत्रण पत्र संसद के सभी सदस्यों को, लोकसभा और राज्यसभा के पूर्व अध्यक्षों को, सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को, सभी मंत्रालयों के सचिवों को और इसके अलावा नई संसद के वास्तुकार विमल पटेल और बिजनेसमैन रतन टाटा को भी भेजा गया है। आपको यहां यह भी बता दें कि टाटा प्रोजेक्ट्स ने ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पूरा किया है, उसे बनाया है। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर
देश के प्रधानमंत्री जी 28 मई को संसद का नवनिर्मित भवन राष्ट्र को समर्पित करेंगे। एक प्रकार से ये नया संसद भवन प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का प्रमाण है, जो नए भारत के निर्माण में हमारी सांस्कृतिक विरासत, परंपरा और सभ्यता को आधुनिकता से जोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। इस नई संरचना को रिकॉर्ड समय में बनाने के लिए करीब करीब 60,000 के आसपास श्रम योगियों ने अपना योगदान दिया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी इस सभी श्रम योगियों का सम्मान भी करेंगे। इस उद्घाटन समारोह को लेकर विपक्ष के कई दल विरोध भी जता रहे हैं। ये वही दल हैं जो नए संसद भवन के निर्माण को लेकर शुरू से ही अपना विरोध जताते रहे हैं। देश की कुल 19 राजनीतिक पार्टियों ने उद्घाटन समारोह में शामिल ना होने का फैसला किया। यानी जब यह कार्यक्रम होगा तो देश की ये 19 पार्टियां ऐसी होंगी, राजनीतिक पार्टियां, जो इसमें शामिल नहीं होंगी। और इसमें जो पार्टियां हैं उनके बारे में भी हम आज आपको बता देते हैं। जिन पार्टियों ने इसके विरोध में वहां पर अपनी मौजूदगी ना दर्ज कराने का फैसला किया, इसमें कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, टीएमसी है, डीएमके है, आरजेडी है, जेडीयू, एनसीपी, समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे का शिवसेना गुट, वामपंथी पार्टियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा और एआईएम जैसे कुछ दल शामिल हैं। इन राजनीतिक पार्टियों ने बुधवार को अपनी एक जॉइंट स्टेटमेंट में इस उद्घाटन समारोह का बायकॉट करने की जानकारी दी थी। इन राजनीतिक पार्टियों के मुताबिक संसद से लोकतंत्र की आत्मा खींच ली गई है, इसलिए शायद वो नए संसद भवन के उद्घाटन समारोह में शामिल नहीं होने जा रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री ऐसा इनॉग्रेट करेंगे और स्पीकर को पीछे कर देंगे तो सवाल मोदी और ओम बिरला साहब का नहीं है, ये एक प्रेसिडेंट बन जाएगा गलत, जो हर प्रदेश में, हर स्टेट में हर चीफ मिनिस्टर बोलेगा कि नहीं स्पीकर कुछ नहीं, मैं हूं। तो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर का क्या होगा? ये पॉइंट है। और आर्टिकल 53(1) पढ़ना चाहिए अपोजिशन पार्टीज को। अब बोले जा रहे प्रेसिडेंट करें, अरे प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है भैया, पढ़ा करिए थोड़ा। आप लोग, आप हमसे नफरत करते हैं, करिए, कोई बात नहीं, मतलब पढ़ लीजिए। ये सदन का अपमान है, राज्यसभा का अपमान है और प्रजातंत्र लोकतंत्र का अपमान है। भारत के संविधान के प्रतिकूल हो रहा है, इसलिए हमने निर्णय लिया है बहिष्कार का। लेकिन सर 28 तारीख का दिन चुना गया है और 28 तारीख जिसका जन्मदिन है, आप जानते हैं सावरकर जी का, इस वजह से तो कहीं आप लोग नहीं बाइकाट कर रहे, सावरकर के जन्मदिन के वजह पर ये मौका रखा गया है। देखिए, हमने जो बाइकाट करने की वजूहात बताई है आपको बता दी, गिना दी कि इसका उद्घाटन होना चाहिए था महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा, और प्रधानमंत्री जी भी रहते उसमें, नेता विरोधी दल भी रहते, पर आप क्यों नहीं बुलाओगे? संवैधानिक प्रमुख तो वही। सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होते हैं, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो आदिवासी महिला है वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन करें। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल है। जनता दल यू विपक्ष की एकता का पक्षधर है। लगभग सभी विपक्षी दलों ने, मुख्य विपक्षी दलों ने इसके बहिष्कार का फैसला किया है, लिहाजा हम भी इस बहिष्कार के फैसले में उनके साथ हैं। नंबर 1। नंबर 2, मैं अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट का दौरा करके लौटा हूँ।
वहाँ की बिल्डिंग इससे भी पुरानी है और इफेक्टिव है, यूं भी लोकतंत्र की जननी है। उन्होंने अब उसी पुरानी ऐतिहासिक बिल्डिंग में काम करने का फैसला किया। हमारी बिल्डिंग भी ऐतिहासिक है, यहाँ संविधान लागू हुआ, यहाँ जवाहरलाल नेहरू का 15 अगस्त 1947 का आज़ादी का परचम जब लहराया गया था वो भी हमें याद है। लिहाजा नई बिल्डिंग की अगर आवश्यकता थी तो विपक्षी दलों को भी विश्वास में लेना चाहिए था। नई तारीख तय करने से पहले भी विश्वास में लेना चाहिए था कि उनकी उपस्थिति इन तारीखों में होगी या नहीं होगी। मनमाने तरीके से जो काम करने का रिवाज इस सरकार का चला है, ये उसका प्रतीक। यानी नए संसद भवन को लेकर भी विपक्ष के नेताओं को ऐसा लगता है कि ये भी मनमाने तरीके से सरकार ने इसका निर्माण कर दिया और इसके पीछे भी उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और उससे इतिहास से छेड़छाड़ किया जा रहा है। लेकिन ये नए संसद भवन का निर्माण मौजूदा वक्त में और आने वाले भविष्य को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि आने वाले वक्त में परिसीमन के बाद, और इस पूरे आंकड़े को भी हमने आपको कल समझाया भी था, जब यहां पर सदस्यों की संख्या 1000 से ऊपर हो जाएगी तब बैठने की दिक्कत होगी और वहां पे पुराने संसद भवन में इतने लोगों के बैठने की व्यवस्था नहीं है। और इस नए संसद के निर्माण में तकनीक का भी खास ख्याल रखा गया है। लेकिन विपक्ष की राजनीति को विरोध करना शोभा देता है और उनको लगता है कि उसी विरोध की राजनीति से उनकी राजनीति पनपती है, तो वो ऐसा अभी भी कर रहे हैं। लेकिन नए संसद भवन का लोकार्पण होना तय है और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े किसी शुभ कार्य में सभी का शामिल होना भी जरूरी होता है। लेकिन देश के विपक्ष ने नए संसद भवन का भी अपमान शुरू कर दिया है। उद्घाटन का बहिष्कार करना एक ऐसी ही राजनीति है जिस पर आने वाली पीढ़ियां इसे गलत बताएंगी। आप सोचिए कि जिस संसद भवन के लोकार्पण का बहिष्कार किया जा रहा है, उसी संसद भवन में कुछ समय बाद इन राजनीतिक पार्टियों के सदस्य वहां बैठेंगे और जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस भी करेंगे। संसद भवन लोकतंत्र की पहचान होती है। विपक्षी दलों की ऐसी राजनीति लोकतंत्र के इस मंदिर का अपमान ही है। हमने तो भारत सरकार ने सबको विनंती किया है कि आप उपस्थित रहिए, सब अपनी अपनी भावना के अनुसार करेंगे। दरअसल नए संसद भवन के लोकार्पण का बायकॉट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरोध का एक तरीका है। विपक्ष चाहता है कि संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना करें। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ये बात पहले भी कह चुके हैं कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करवाया जाना चाहिए। हम आपको शुरू में ही बता चुके थे कि नए संसद भवन से जुड़ा पहला विवाद यही है। दरअसल विपक्ष का तर्क है कि देश की राष्ट्रपति चूंकि देश की पहली नागरिक है, इसलिए उनसे ये लोकार्पण करवाया जाना चाहिए। हमने इस विवाद को लेकर संविधान के जानकारों से भी बात की। हमने उनसे पूछा कि क्या सत्ता पक्ष का कोई नेता संसद भवन के उद्घाटन करने जैसा कोई कार्य कर सकता है? क्या इस संबंध में कोई लिखित प्रमाण या जानकारी है? इसका जवाब क्या मिला वो आज आपको जरूर सुनना चाहिए। क्या इससे पहले कोई इस तरह का उदाहरण रहा है, कोई दृष्टांत रहा है क्या? संविधान में इसके बारे में कुछ कहा गया है क्या? कोई लिखित नियम है क्या कि कौन ही उद्घाटन करेगा या राष्ट्रपति उद्घाटन करेंगे? नहीं, इस तरह का कोई लिखित नहीं है। देखिए, जो अभी एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट है ये भी पुरानी बनी हुई है, बल्कि हमारे आज़ादी से पहले की बनी हुई है, अंग्रेज़ों द्वारा बनाई गई थी। अब उस वक्त किसने इसका उद्घाटन किया तो मैं तो नहीं कह सकता। आई डोंट मैंने उसका कोई सोर्स मेरे पास नहीं है इस वक्त की। उस वक्त में जो वायसराय थे उसने किया है या आई डोंट नो। मेरे ख्याल से कोई इंग्लैंड से क्वीन तो नहीं आई होंगी उसके लिए उद्घाटन करने के लिए, बी दैट जैसी भी है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर था कि उस वक्त वो यहाँ पर जो वायसराय थे, जो अंग्रेज़ों को रिप्रेजेंट करते थे, तो ही वॉज होल्डिंग द टॉप पोजीशन। और बाकी जो भी उनके दीगर एग्जीक्यूटिव थी, उस वक्त भी उनकी कोर्ट्स चलती थी, वो अलग चीज़ है। अब किसी ने यह सोचा भी नहीं था कि हाँ साहब, एक पार्लियामेंट के होते हुए दूसरी पार्लियामेंट भी बनाई जाएगी। ठीक है, वो बनाई गई है ज़रूरत के हिसाब से, जैसे भी डेवलप करते हैं ज़रूरतों के हिसाब से अपने के लिए, अपना वर्किंग के लिए मुहैया की जाती है। अब प्रेजेंट रिजीम में एक नया पार्लियामेंट हाउस बनाया गया है, बहुत अच्छी बात है, बनाया जाए। अब इसमें कौन इसकी ओपनिंग करेगा या फीता काटने की बात है,
तो देखिए, क्योंकि पार्लियामेंट है तो ऐसा समझा जाता है कि हमारा जो फर्स्ट सिटीजन है, जिसको हम प्रथम नागरिक बोलते हैं, दैट्स द प्रेसिडेंट, तो उनको ये एक अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए कि पार्लियामेंट के जो नया पार्लियामेंट बना है उसकी ओपनिंग की जाए या उसका फीता काटने की बात हो। बहरहाल इसके बारे में कोई प्रेसिडेंट नहीं है, कोई पहले का कोई दृष्टांत नहीं है, कौन काटे, कौन फीता काटे, कौन ओपनिंग करे, वगैरह वगैरह। ये सुनने के बाद आप अपने मत को अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि किस पक्ष पे रखना है। वो जिसमें ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे, या फिर वो जो 19 विपक्षी पार्टियों ने तय किया है कि संसद भवन के उद्घाटन समारोह में वो शरीक नहीं होंगे। लेकिन इस बीच में एक खास तस्वीर आपको देखने को मिलेगी और ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अद्भुत भी है, महत्वपूर्ण भी और रोचक भी है, इसलिए ये सुनिएगा जरूर। इस बार नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक विशेष चीज मिलने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तमिलनाडु से आए विद्वान सेंगोल देंगे। ये एक राजदंड है, सेंगोल। राजदंड की परंपरा राजशाही से जुड़ी हुई है और राजदंड को ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा डंडा या लाठी होती है जो कोई राजा अपने हाथ में लिया रहता है। यह राजदंड शासन के अधिकार की निशानी के तौर पर देखा जाता है। राजशाही में जिस व्यक्ति के हाथ में ये राजदंड होता था, प्रजा उसको ही अपना राजा मानती थी। अब सवाल यह है कि राजदंड सेंगोल की कहानी क्या है। तो राजदंड होता क्या है ये हमने आपको बता दिया। जहां तक सेंगोल राजदंड की बात है तो भारत के पुरातन इतिहास में इसका बहुत बड़ा महत्व है। ये एक ऐतिहासिक वस्तु रही है। दरअसल सेंगोल राजदंड का इतिहास चोल साम्राज्य से मिलता है। भारत में चोल राजवंश का पहला जिक्र सम्राट अशोक के समय काल में यानी कि 300 ईसा पूर्व में मिलता है। चोल राजवंश ने 13वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के एक बड़े हिस्से में शासन किया था और इस दौरान चोल साम्राज्य का प्रभाव भारत ही नहीं बल्कि दक्षिण पूर्वी एशिया के कई देशों तक फैला था। श्रीलंका, इंडोनेशिया, बर्मा और बाली के कई प्रांत चोल साम्राज्य के अधीन थे। इस समय काल में न सिर्फ भारत का विदेशों से व्यापार बढ़ा बल्कि भारतीय कला, संस्कृति और साहित्य ने पूरे विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई। चोल साम्राज्य में शासन के अधिकार की निशानी के तौर पर एक राजदंड रखा जाता था। चोल राजा अपने साथ प्रतीकात्मक तौर पर राजदंड लिए रहते थे और इस राजदंड को ही सेंगोल कहा जाता है। इसका अर्थ होता है संपदा से संपन्न, यानी कि ये जो सेंगोल है इसका मतलब ये होता था कि संपदा से ये संपन्न है और ये राजा के पास में रहता था। सेंगोल शब्द दरअसल तमिल के सेम्मई से निकला है। सेम्मई का अर्थ धर्म होता है। इसको राजधर्म भी कह सकते हैं। चोल राजवंश में सेंगोल को साम्राज्य की अखंडता और संप्रभुता से भी जोड़ा जाता है। चोल साम्राज्य के बाद जितने भी राजाओं ने अलग अलग हिस्सों में शासन किया, उनके पास उनका अपना राजदंड हुआ करता था। लेकिन जहां तक बात सेंगोल की है तो इसका संबंध चोल साम्राज्य से मिलता है। भारत में राजदंड की परंपरा के ऐतिहासिक वर्णन महाभारत काल से भी मिलते हैं और इसलिए ये बहुत दिलचस्प हो जाता है। राजदंड जब से जो पूरी हमारी शासन प्रणाली, शासन व्यवस्था मजबूती के साथ स्थापित होती है, राजसत्ता स्थापित हो रही है, तो उसका एक दंड विधान बनता है, दंड होना चाहिए और उसके प्रतीक के रूप में राजदंड की चर्चा आती है। अगर हम इसकी ऐतिहासिकता में जाएं तो सबसे पहले हमको महाभारत में इस तरह की चर्चा मिल रही है राजदंड को लेके। बाद में आइए तो मौर्य काल में अर्थशास्त्र में बहुत उसका विस्तृत विवरण मिल रहा है। उसके पहले भी हमें छांदोग्य उपनिषद में, ऐतरेय ब्राह्मण में, शतपथ ब्राह्मण में इस तरह की खूब ठीक तरीके से हमें राजदंड को लेकर चर्चा प्राप्त होती है, जिसमें राजा को उस प्रतीक के माध्यम से ये शक्ति प्राप्त होती थी कि वो राज्य की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सके, उसमें न्याय व्यवस्था को बहुत ठीक ढंग से संचालित कर सके, अन्यायियों को दंड दे सके। ये पूरी व्यवस्था उसके सामने आती थी। बहुत रुचिकर एक दो हमको रेफरेंस मिलते हैं अगर हम इतिहास की उन परतों को खोलें तो, कि ऐतरेय ब्राह्मण में एक उल्लेख आता है जब राजा का राज्याभिषेक होता है तो उसको जो पुरोहित है
वो कहता है वो बहुत लंबा विवरण है, उसमें वो बताता है कि ये राजदंड मैं तुमको प्रदान कर रहा हूँ जिसके माध्यम से तुम अपनी सत्ता का संचालन कर पाओगे। और जब उसमें उसी रिचुअल्स में एक पार्ट ये भी है कि ऐसा ना हो कि राजा निरंकुश हो जाए या अनाचारी हो जाए, तो इसके लिए उसको बताता है कि इसके ऊपर भी वो कहता है कि जब राजा ये पूछता है कि क्या इसके ऊपर भी कुछ है, इसके ऊपर भी कोई दंड है, तो कहता है कि वो धर्म दंडोष, और उसके प्रतीक के रूप में उसके पीठ पे या सर पे 3 बार एक दंड से प्रहार करके बताता है कि तुम्हारे ऊपर या इस राजदंड के ऊपर भी धर्म का दंड है। धर्म यानी जो आचार व्यवस्था थी उसका दंड है, जो इस पूरे समाज को, इस पूरे देश को संचालित करने का माध्यम बनती थी, जो उसकी धुरी बनती थी, उसको बताता है। ये पूरा विवरण हमको मिलता है। उसी को आगे आकर बहुत सारी वंशावलियों ने, बहुत सारे राजवंशों ने उसको एज इट इज अडॉप्ट किया है और उसको लेकर अपना ये पूरा राज्य व्यवस्था चलाई। किसी साम्राज्य में जब किसी राजा की सत्ता का परिवर्तन होता था, या कहें कि नया राजा उस वक्त बनाया जाता था, तो सत्ता का हस्तांतरण इसी राजदंड को देकर किया जाता था। जहां तक आधुनिक इतिहास की बात है तो सेंगोल राजदंड का जिक्र वर्ष 1947 से मिलता है। आप सही सुन रहे हैं, वर्ष 1947, यानी हमारी आजादी का वर्ष। वर्ष 1947 में देश को आजादी मिलने के साथ ही यह सवाल भी उठा कि प्रतीकात्मक तौर पर सत्ता के हस्तांतरण को कैसे प्रदर्शित किया जाए। उस वक्त लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू से पूछा कि उन्हें क्या दिया जाए। पंडित नेहरू ने इसको लेकर भारत के आखिरी गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से सलाह ली। राजगोपालाचारी ने चोल साम्राज्य की परंपरा से प्रभावित होकर सेंगोल के जरिए सत्ता का हस्तांतरण किए जाने की सलाह दी। इसके लिए सेंगोल को तमिलनाडु के तंजोर में मौजूद मठ से मंगवाया गया था। मठ के पुजारियों ने सेंगोल का निर्माण चेन्नई के 2 बड़े स्वर्णकारों से करवाया था। इसके बाद 14 अगस्त 1947 को आजादी की घोषणा के 15 मिनट पहले मठ के पुजारी ने सेंगोल को पहले लॉर्ड माउंटबेटन को दिया, फिर मंत्र जाप करते हुए उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने यह सेंगोल पंडित नेहरू को सौंप दिया था। सेंगोल का दिया जाना इस बात का प्रतीक था कि भारत अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। हालांकि बाद में सेंगोल को इलाहाबाद के संग्रहालय में रख दिया गया। 14 अगस्त 1947 की रात को एक बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और अनोखी घटना ने आकार लिया था, जिसकी 75 साल के बाद आज देश के अधिकांश नागरिकों को जानकारी नहीं है। यह सेंगोल जो अभी आपने स्क्रीन पर देखा था, उसने हमारे इतिहास में एक अहम भूमिका निभाई है। और ये सेंगोल अंग्रेजों से भारतीयों के साथ सत्ता के हस्तांतरण का एक प्रतीक बना था। इस घटना के ऐतिहासिक महत्व को जानने के बाद आप सभी को आश्चर्य होगा कि इतने सालों तक ये हमारे सामने क्यों नहीं आई। जब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री जी को मिली, इस पर गहराई से विचार करने के बाद प्रधानमंत्री जी ने इसकी गहन जांच के आदेश दिए और फिर निर्णय लिया कि गौरवमयी प्रसंग को ध्रुव तारे के समान, परंपराओं के ध्रुव तारे के समान देश के सामने रखना चाहिए। इसीलिए हमारे नए संसद भवन के लोकार्पण के दिन को चुना गया। आज सरकार की ओर से सेंगोल का एक वीडियो भी जारी किया गया और इस वीडियो में सेंगोल के इतिहास से जुड़ी सारी जानकारी दी गई। हम आपको इस वीडियो का वो हिस्सा दिखाते हैं जिसमें सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पर पंडित नेहरू को सेंगोल सौंपा गया था। सत्ता के हस्तांतरण के इस कार्यक्रम के बाद सेंगोल को इलाहाबाद संग्रहालय में रखवा दिया गया और तब से वो वहीं था। सेंगोल के जरिए सत्ता के हस्तांतरण की इस कहानी से प्रेरित होकर ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी प्रामाणिकता की जांच के आदेश दिए, जिसके बाद अब यह तय किया गया है कि 28 मई को नए संसद भवन के लोकार्पण के बाद सत्ता हस्तांतरण के पीछे की भावना को दोहराते हुए यही समारोह आयोजित किया जाएगा। नई संसद के लोकार्पण के मौके पर सेंगोल को पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा।
फिर इसके बाद सेंगोल को नई संसद में अध्यक्ष की कुर्सी के पास रखा जाएगा। सेंगोल को लेकर एक वेबसाइट भी लॉन्च की गई है जिसमें इससे जुड़ी सारी जानकारियां भी मौजूद हैं। इस वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 28 मई को नई संसद के लोकार्पण के मौके पर एक अनुष्ठान होगा जिसमें तमिल परंपरा से जुड़ा कोलारू पदिगम गाया जाएगा। फिर सेंगोल को गंगा जल से शुद्ध किया जाएगा। इसके बाद लोकतंत्र के पवित्र प्रतीक के तौर पर इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा और इसलिए इसकी ऐतिहासिक जानकारी आप तक पहुंचनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि इसके महत्व को भी आपको समझना था और नए संसद के उद्घाटन के साथ इस ऐतिहासिक धरोहर को जब वहां पर रखा जाएगा तो इसके पीछे का इतिहास तब आपको पता भी होगा। जी न्यूज़।